हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स। ठीक है ना, हमने चैप्टर नंबर 3 तक क्लोज कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, यानी कि चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, उसको हमने लगभग 10 वीडियो में ख़त्म कर लिया। ठीक है ना, कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल बचे हैं, उसको बाद में कराया जाएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं आज वेक्टर एनालिसिस। ठीक है ना, इसको देखते हैं क्या होता है। बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि आपका पीछा कभी जीवन भर नहीं छोड़ने वाला। जिसको वेक्टर नहीं समझ में आता वो बहुत सारे क्वेश्चन और तो इसे फेल्योर कर जाएगा। तो आज की टॉपिक हमारी है बिना देर करे हुए वेक्टर एनालिसिस। यानी कि हिंदी होता है इसका सदिश विश्लेषण। वेक्टर एनालिसिस की हिंदी क्या होती है? सदिश विश्लेषण। इसका एक अलग से पार्ट है, हालांकि क्वांटिटी है फिजिक्स में। फिजिक्स में दो क्वांटिटी होती है, दो प्रकार की क्वांटिटी ना। देखो, राशि है एक प्रकार की, मैं बताता हूं अभी। दो प्रकार की होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, नाम आपने जरूर सुना होगा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का, है ना। तो वेक्टर का अलग से पार्ट बनाने का मतलब समझ सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत समझने वाला होगा, जो सबको समझ में नहीं आ रहा होगा। नहीं तो आपने जरूर सुना होगा कि फिजिक्स में दो प्रकार की क्वांटिटी होती है, कि स्केलर एक वेक्टर। और हाँ, कई लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर टेंसर भी होता है। टेंसर प्रदिश होता है, अदिश सदिश प्रदिश होता है, लेकिन हमारे सिलेबस से काफ़ी बाहर है, तो उससे हमसे बात नहीं करना उस पर। ठीक है ना, जो ना तो स्केलर होता है ना वेक्टर होता है, वो टेंसर होता है, यही जानो बस। तो अभी नॉर्मली हम यही पढ़ रहे हैं कि फिजिक्स में दो प्रकार की क्वांटिटी पाई जाती है, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि एक अदिश राशि पाई जाती है और एक क्या पाई जाती है? सदिश राशि पाई जाती है। यहां तक अगर आप एग्री होते हो, यहां तक समझ में आता है। ठीक है, अदिश राशियां क्या होती हैं? जिनको दिखाने के लिए केवल हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि केवल परिमाण चाहिए, एक वैल्यू। परिमाण का मतलब क्या? हमको दिखाना है तो केवल एक वैल्यू चाहिए, मात्रक सहित। ये नहीं कि बिना मात्रक के, मात्रक सहित। अभी बता रहे हैं आपको, चलो आ जाओ यहाँ पे। ये है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? फिजिक्स में वह क्वांटिटी जिसको शो करने के लिए हमको मात्रक सहित एक केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, बस उसे बोलते हैं अदिश राशि। नोट कर सकते हो कॉपी पे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। डायरेक्शन भी चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण के साथ साथ एक दिशा भी चाहिए, मात्रक सहित, बिना मात्रक के नहीं, मात्रक सहित। बहुत बेसिक नॉलेज आपको दिया जा रहा है। अभी आप बच्चे हो, अभी पढ़ के 10 में से आए हो, तो इतना जानना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा चाहिए, दिशा। डायरेक्शन भी मांगता है। वेक्टर क्या मांगता? डायरेक्शन मांगता। और स्केलर क्या मांगता? केवल मैग्नीट्यूड दे दो, कोई वैल्यू दे दो, बस। जैसे मैं आपको यहां पे दिखाता हूं स्केलर, और यहां पे मैं दिखाया आपको वेक्टर। ठीक है ना, एग्जाम्पल आपको देने के लिए बना रहा हूं, ग्राफ चार्ट बना रहा हूं। जैसे यहां पे हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि मैंने कहा आपने 5 मीटर चला। डिस्टेंस मतलब क्या? आपने 5 मीटर चला, तो डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, बस देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका मात्रक हो गया, बस डिस्टेंस का। 5 मीटर चल लिया, ये दिशा नहीं मांगता। लेकिन वेक्टर में डिस्टेंस में बनता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन होता है। ये बताना पड़ेगा किधर चला, यानी कि 5 मीटर अगर ईस्ट चले हो तो बताना पड़ेगा ईस्ट चला।
अगर 5 मीटर केवल लिखा है तो डिस्टेंस होगा, लेकिन अगर 5 मीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ राइट लेफ्ट कुछ भी लिखा है, डायरेक्शन लिखा है, तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इतना फर्क होता है स्केलर और वेक्टर में। अगर डायरेक्शन सहित दिखा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट है, और अगर डायरेक्शन नहीं है तो क्या है, केवल डिस्टेंस है। आ जाते हैं अगले एग्जांपल पे। मान लो स्पीड आ गया, स्पीड यानी कि हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड। अब वेक्टर में यही क्या बन जाता है, वेलोसिटी बन जाता है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, कोई डायरेक्शन नहीं देना है, लेकिन यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेफ्ट राइट हैंड अप हैंड, मतलब कि अप डाउन डायरेक्शन देना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन के साथ ये चाल लिखा हुआ है ना, अगर केवल चाल है, चाल अगर केवल चाल है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, केवल ए वैल्यू लिख दो, मात्रक लिख दो। लेकिन वेलोसिटी है तो चाल के साथ साथ उसका दिशा भी दिखाना पड़ता है, वही बनता है वेलोसिटी, यानी कि वेक्टर होता है। मात्रक तो मात्रक है, देखो ये परिमाण हो गया 5 और इष्ट क्या हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया। यानी कि हमने जाना स्केलर को दिखाने के लिए केवल मैग्नीट्यूड और एक मात्रक चाहिए होता है, और वेक्टर के लिए हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। आर यू क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे हैं, इधर फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी में आता है, ठीक है ना, बहुत सारे क्वांटिटी हैं, कितना नाम लेंगे फिजिक्स में। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो नोट कर लो, आगे चला जाए। चलो अब हम आपको ये बता दें, पूछो क्या, कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं यार, ये बताओ पहले। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका साइन क्या है, ठीक है ना, कैसे दर्शाते हैं, मतलब तो इसको दर्शाने का एक ऐसे दर्शाते हैं, एरो से। किसे दर्शाते हैं, एरो से। एक एरो है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों जो एरो है ना, थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, अच्छा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा, ठीक है। जो ये हमारा, देखो ध्यान से देखना भाई, ये जो इस तीर की लंबाई है ना, यानी कि लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो, यह क्या बताता है, यह क्वांटिटी का, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का परिमाण बताता है। मैग्नीट्यूड में लिखता हूं, अंग्रेजी में बढ़िया लगता है, थोड़ा सा मजा आता है। जो एरो की लेंथ है वो बताती है क्या, परिमाण बताती है। क्या बताती है, परिमाण। और जो ए वाला मुंह है ना, ए मुंहवा इसका, ए माउथ, ये जो है ए वाला साइन, ये हमको क्या बताता है, डायरेक्शन। उस क्वांटिटी का क्या बताता है, डायरेक्शन। जो लेंथ ऑफ एरो है, यानी कि एरो की जो भी लंबाई है वह मैग्नीट्यूड बताती है, और जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो इसका ये वाला मुंह है ना, ये क्या बताता है, उस का डायरेक्शन बताता है। यानी कि मान लो 5 मीटर ईस्ट लिखा है, अगर मान लो 5 मीटर ईस्ट लिखा है, और इसको दर्शाने के लिए कह दिया जाए तो ऐसा नहीं होता है यार कि ना, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको दर्शाओ, तो दर्शाने ये दर्शा सकते हो। 5 मीटर का एक खींचो लंबा सा और एक एरो लगाओ ईस्ट की ओर, यही तो ईस्ट होता है फिजिक्स, अरे नॉर्मल पेपर पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही तो होता है। तो ये हो गया, ये एरो की लंबाई 5 मीटर और ये एरो क्या बता रहा, ईस्ट, यानी कि 5 मीटर ईस्ट हो गया, हो दर्शा दिया गया, इसको काम खत्म। इतना तो ये है और कुछ है थोड़ी ना। लेकिन ऐसे थोड़ी दिखाते हैं कि 5 मीटर ईस्ट एक कोई डिस्प्लेसमेंट है तो इतना बड़ा खींचो, कहाँ खींच पाओगे 5 मीटर का, वो तो खाली बताने के लिए, पढ़ाने के लिए बताया ना। ऐसे लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर लगाना पड़ता है एरो। क्या लगाना पड़ता है, एरो, 5 मीटर ईस्ट, बस ऐसे बस बताना पड़ेगा। अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एरो। ऐसे एरो बार बार नहीं कि ऐसे ऐसे एरो, कुछ नहीं ऐसा करना है, एरो बस इसके ऊपर लगाना है, समझ गया ना। अगर वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के ऊपर क्या लगा दो, एरो। जितनी वेक्टर क्वांटिटी है सबके ऊपर एरो लगाया जाएगा, ठीक है ना। अब चाहे वो कितना भी परिमाण हो उससे हमसे मतलब नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो इसकी एरो की लेंथ है वो आपका परिमाण बताती है।
इसकी लेंथ परिमाण बताती है। अभी 5 मीटर थोड़ी खींच पाएंगे यार, छोटा सा पन्ना में 5 मीटर खींच पाओगे, पगलाते हो। तो मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी v बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिशा लिखो चाहे ना लिखो, अगर ये ऐसे ऊपर तीर लगा हुआ है तो किसी न किसी दिशा में जरूर है, किसी न किसी दिशा में क्या है, जरूर है। तो ये हो गया हमारे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। चलो अच्छा, मैं तुमको देता हूं, एक वेक्टर ए है, लो एक वेक्टर ए है, मैं ऐसे बनाता हूं इनको, ए वेक्टर ए है, ठीक है ना, और एक वेक्टर बी है, लो। अच्छा तो दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, जिसका मैग्नीट्यूड पर, जिसकी लंबाई बड़ी है। ए बड़ा है किससे, बी से। ए वेक्टर है, ऊपर एरो लगा दो, वेक्टर ऊपर एरो लगा दो, यानी कि वेक्टर ए बड़ा है वेक्टर बी से, केवल मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड में, क्योंकि इसका लेंथ ज़्यादा है ना। और डायरेक्शन क्या है दोनों का, डायरेक्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, सेम है, ठीक है ना। तो ऐसे पहचान करते हैं छोटे बड़े की। ये तो नॉर्मली भी स्टडी कर रहे हो, लेकिन हमको इसका कहीं काम थोड़ी है, कहीं इसका काम नहीं है यार, खाली पढ़ाई करो आराम से। कॉन्सेप्ट है सब अभी कि इसका लेंथ बड़ा है तो बड़ा है, और इसका लेंथ छोटा है तो छोटा वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड में, दोनों के डायरेक्शन क्या है लेकिन सेम है, ठीक है ना। ऐसी बातें हो गई। चलो अब एक बात आपको और बता दें इसमें, इसको नोट कर लो, मिटाऊं, छोटा बड़ा ऐसे रहेगा, मान लो ऐसे कोई दे दे यार, तब क्या करोगे, लो ये हो गया वेक्टर ए हो गया मान लो, और इधर मान लो ए वेक्टर भी हो गया। तो अगर लंबाई उम्बाई दिया रहेगा छोटा बड़ा कर पाओगे। डायरेक्शन लेकिन क्या है, विपरीत है, इनका इधर जा रहा है। डायरेक्शन ही बताता है, एरो का साइन बताता है डायरेक्शन, ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी क्वांटिटी के ऊपर क्या लगाते हैं, एरो लगाते हैं, यानी कि यह वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर एरो लगाया जाएगा। और स्पीड है, मान लो स्पीड है तो ऊपर एरो नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर के ऊपर कुछ नहीं लगाते, और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको बता दूं, पूछो क्या बता दो, लो चलो ए मान लो लिखा है वेक्टर ए बराबर 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड है कि वेलोसिटी है, तो स्पीड तो हो नहीं सकती क्योंकि ऊपर एरो लगा है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं देखो इस वेक्टर है यह डायरेक्शन सहित है, यह है मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। इसका मैं पूछूं कि केवल मैग्नीट्यूड बताओ, केवल मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन को हटाओ यहां से, ये तरीका बताओ। हमने कहा यहां पे केवल बताओ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को यहां से खत्म कर दो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये मॉड में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, मॉड में, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। अब जब मॉड में आ गया ना, तो इसका मतलब क्या कि डायरेक्शन से मतलब अब नहीं है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको स्केलर में लाओ, सीधी बात। मैंने बोला आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको एक स्केलर में ले आओ, तो मॉड में डाल दो, इस वेक्टर को डाल दो मॉड में, बस हो गया काम। यानी कि अब ये स्केलर बन गया, केवल मान बताएगा, केवल मैग्नीट्यूड बताएगा, या क्या बताएगा, ओनली मैग्नीट्यूड। क्यों, क्योंकि अब आ गया मॉडुलस के अंदर आ गया, मॉड के अंदर आ गया, और मॉड केवल क्या बताता है, मॉड केवल वैल्यू बताता है, ये ओनली मैग्नीट्यूड बताता है, यानी कि वैल्यू बस बताएगा, दिशा का मतलब नहीं है इनका। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर बनाने के लिए मॉड में डाल देते हैं इसको, ठीक है ना। और कहीं कहीं बुक्स में ऐसे वेक्टर को मोटे से लिखा था, मोटे अक्षर से, ठीक है ना। वेक्टर को ऐसे भी कहीं जल्दी लिखते हैं, ऊपर खाली ऐसे बार लगा दिया जाता है, बस तीर नहीं लगाते, केवल बार लगाते, जल्दीबाजी में, वो भी सही है, गलत नहीं है। तो समझ गया ना वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। चलो एक बात और नोट करो फटाक से, तो ये हो गया एरो, ठीक है ना। इसे एरो का पूंछ बोलते हैं, टेल, क्या बोलते हैं इसको, टेल। इसको क्या बोलते हैं, समझ में आ गया होगा, हेड बोलते हैं। एरो के माउथ को हेड बोलते हैं, यानी कि जो डायरेक्शन बताता है उसको हेड बोलते हैं, और इनके पीछे वाले पोर्शन को टेल बोलते हैं,
नोट कर लो। तो हेड और टेल की बात आपको समझ में आ गई ना? तो सारी बातें आपने समझ लिया, आपने समझ लिया। अगर केवल ए बराबर लिखा है तो, अगर केवल ए बराबर लिखा है तो क्या बोलोगे? मान लो ए बराबर लिखा है 5 मीटर, ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा? ये बच्चों हो जाएगा डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। लेकिन मान लो वेक्टर ए बराबर लिखा है 6 मीटर, वेक्टर लग गया तो यह क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि क्या लग गयो? वेक्टर लग गयो। ठीक है, तो यहाँ तक अगर बात आपके समझ में आ गई तो इसको मिटा के आगे चलते हैं, ठीक है ना? इनको मिटाते हैं, यहाँ तक नोट कर लो, आगे चला जाता है फिर। तो स्टूडेंट अपनी अगली टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना? हमने सीखा, तमाम बातें सीखी, पीछे जाके देख सकते हो मैं क्या बोलूँ। आ जाओ, टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने देखा पहला इक्वल वेक्टर। बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक यार। अगर आपको कठिन लगता है ना, कोई कहीं बीच में जब आता है तो माथा घूमता है, नहीं सर दर्द करता है, क्या आ गया क्या आ गया, तीर उड़ लेके आ गया। लेकिन जब शुरुआत बढ़िया से करे रहोगे तो आपको प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। यही सारी यहाँ तो खुशियाँ हैं यार, खुशियाँ बट रही हैं, ले लो ले लो, जितना लेना है ले लो। चलो आ जाओ, टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैंने 9 लिखे, होते बहुत सारे हैं, बहुत सारे होते, कितना लिखेंगे हम, लेकिन नॉर्मली हमको इसी पे पढ़ाई करनी है, ठीक है ना? तो जो हमको अध्ययन करना हमने केवल वही लिखा है भाई। इक्वल वेक्टर क्या होता है, परिभाषाएं तो यहीं पे बनाएंगे यार। इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिनका मैग्नीट्यूड, ओहो सर, मैग्नीट्यूड किन्हीं 2 या 3 या 1000 या लाख, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो उसे बोलते हैं इक्वल वेक्टर, समान सदिश। हिंदी में वाले सोच रहे होंगे सर अंग्रेजी बोलते हो, हिंदी कौन बोलेगा? समान सदिश यानी कि मान लो बच्चों, यह है कोई डिस्प्लेसमेंट किसी लड़के का है 5 मीटर ईस्ट, हाई मान लो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर ईस्ट। लो अब बताओ, देखो मैग्नीट्यूड भी सेम है 5 मीटर और डायरेक्शन भी सेम है ईस्ट ईस्ट, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल वेक्टर। आ जाओ, अनइक्वल क्या होता है? मतलब कि अनइक्वल क्या होता है कि जब 2 वेक्टरों का चाहे मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन कोई अगर अलग हुआ, कोई अगर अलग हुआ तो क्या बोलेंगे? उसे अनइक्वल बोलेंगे। चाहे मैग्नीट्यूड अलग हो, हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड एंड आर लगाओ, आर मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन इज नॉट सेम, कोई ये तो भिन्न होगा। जैसे मान लो मैंने बोला पहले वाले का विस्थापन 5 मीटर ईस्ट है, फलाने का विस्थापन 5 मीटर ईस्ट है, धमाके का विस्थापन मान लो 5 मीटर वेस्ट है, तो बताओ क्या दोनों सेम है? क्या मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग अलग हो गया, तो ए भी क्या हो गए? अनइक्वल वेक्टर हो गए यार। चलो इनको मान लो 6 मीटर मैं कर दूं और इनको भी वेस्ट कर दूं, तब बताओ इक्वल हुए? देखो मैग्नीट्यूड तो अलग हो गया, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग हो गया, तो दैट टाइम क्या बोलोगे? दैट इज नॉट इक्वल वेक्टर, इट इज अनइक्वल वेक्टर। ओहो, पैरेलल वेक्टर, इसकी हिंदी पूछोगे, इसका तो असमान होता है, समांतर सदिश। यार कितनी हिंदी बोलवाओगे यार, बोलते तो है बहुत ज्यादा। समांतर सदिश क्या होता है सर बताओ? देखो अगर 2 वेक्टर हमारे पास हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में दोनों होने चाहिए, यानी कि दोनों पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल। अगर 2 वेक्टर एक ही दिशा में, सोच एक ध्यान देना कि डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन दिशा तो भाई बराबर होना चाहिए कि दिशा एक के है। इनका भी इधर भाग रहे हैं लेके इनका भी इधर ही लेके भाग रहे हैं, डायरेक्शन एक ही है। मैग्नीट्यूड क्या है? देखो एक बड़ा है थोड़ा छोटा है, दिख रहा है ना? लो नहीं दिख रहा है तो बड़ी बड़ी आंखें करके देखो, ये क्या हो गया? बड़ा हो गया ना। चलो डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसे बोलते हैं पैरेलल वेक्टर।
तो अगला हमारा है स्टूडेंट एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी ठीक है ना, एंटी है। एंटी पैरेलल वेक्टर यानी कि असमांतर हो सकता है, यानी कि जानते हो अब असमांतर का मतलब क्या होता है यार, देखो ध्यान से समझना बात को। पैरेलल समझ गया ना, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। एंटी पैरेलल क्या होता है सर, ये देखो ऐसा एरो मतलब सिंबल इधर दिखा रही है, इससे कोई मतलब नहीं है यार, एक बता रहा हूँ खाली, ये कहाँ ये कुछ नहीं है, ये एरो को इसको मत को समझने लगना। तो ये मान लो ये वेक्टर ये हमारा इधरियन भाग रहा है, समांतर है, समांतर रहेगा, पैरेलल तो रहेगा ही। पैरेलल कब दो लाइन होती है, जब उनके बीच की दूरी हर जगह समान होती है। पैरेलल तो होगा, ये मस्ट है पैरेलल होना है, बट डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, टोटली अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा भाई। इधर भाग रहा है बी वाला, इधर भाग रहा है, देखो समांतर हर जगह, समांतर तो है, इनके बीच की दूरी हर जगह समान है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ कोलिनियर पे। कोलिनियर क्या होता है, संरेख सदिश। कोलिनियर क्या होता है बंदों, संरेख सदिश। जब वेक्टर एक ही लाइन में ऐसे, जब बहुत सारे वेक्टर एक ही लाइन में ऐसे गतिमान हो ना, गतिमान हो चाहे रखे हुए चाहे ठहरे हुए, उससे मतलब नहीं है, एक ही लाइन में होना चाहिए। ऐसे यूं कह सकते हो, इनको बनाने के लिए ऐसे लाइन खींच दिया, तोड़ दो, तीर लगा दो, देखो एक के लाइन में तो सब हैं, नहीं है। ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, ये मान लो वेक्टर सी है। जब एक के लाइन में सारे वेक्टर होते हैं तो उन सभी को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, चलो कोप्लेनर क्या हो गया, इसे बोलते हैं समतलीय। समतलीय क्या होता है यार, अब देखो जरा, जब दो वेक्टर एक समतल पर रखे जा सकें, उन्हें दो या अधिक वेक्टर उन्हें समतलीय बोलते हैं। जब दो या अधिक वेक्टर एक तल पर रखे, एक तल एक प्लेन है यार, एक प्लेन है, इस पर अगर हमारा दो वेक्टर रखा या कितना भी, अगर उसको तल पे रख पा रहे हो, कोई उबड़ खाबड़ नहीं हो रहा है, तो उसे बोलते हैं समतली। जैसे अभी तुम समझ जाओगे, ये मान लो दो वेक्टर है, दो वेक्टर हमारे पास है, दो मार्कर लेके चलता हूं, दो वेक्टर है। अब बताओ ये तल पे समा जाएंगे नहीं समा जाएंगे, लो तल पे समा गए ना, तल पे समा गए। ये क्या है, यही तो कोप्लेनर है। ये दोनों अगर ए है बी है तो ये कोप्लेनर हो गया। इनको कैसे भी रखोगे ना, कैसे भी, दो वेक्टर हमेशा तल पे आ जाएंगे, लो हमेशा तल पे आ जाएंगे। मान लो ऐसी रखना चाह रहे हो, अब कहोगे सर तल पे नहीं है, अरे यार तल पे रखने के लिए ऐसी घुमा के रख सकते हो ना, तल पे आ गए। यानी कि दो वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, समतलीय होते हैं। दो वेक्टर कैसो ले लो, ऐसे 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 कैसो ले लो ना, मान लो ऐसे ले लिए। अब कहोगे सर नहीं आ रहा तल पे, कटवा रहा है, अरे ऐसी ज्वाइंट है तो ऐसी करने से कौन मना कर रहा है, आ नहीं गया। यानी कि यहाँ पे नोट में लिख लेना कि टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स हैं, ऑलवेज कोप्लेनर। जो दो वेक्टर होते हैं ऑलवेज कोप्लेनर होते हैं। चलो तीन पे देखते हैं, तीन वेक्टर हमारे पास है तो क्या कोप्लेनर हो सकता है। लो ये देखो जरा, ये देखो कलाकारी हमारी, देखो लो 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 लो। अब देखो तीन वेक्टर है, मेरा पेन आ गया स्पेशल क्या यार, कुछ नहीं होता है। देखो इधर ए, देखो ए हमारे पास है, तीन हो गए ना, तीन। इनको तल में लाओ जरा, तल में देखो ला पाएंगे, ला पाओगे क्या, तीन वेक्टर। अब देखो जरा ए तल ऐसे हो गया यार, ये दो ठो आ गए, ठो तो ऊपर भाग रहा है, तल में नहीं समा पा रहा। और तल में समाने के लिए मान लो ऐसे है, देखो तल में आ जाएगा, अब नहीं। यानी कि तीन वेक्टर समतली भी हो सकते हैं और समतली नहीं भी हो सकते हैं। क्या कि अगर ऐसे रख रहे हैं तो एक ठो तो भाई ऊपर भाग जा रहा है, एक ठो ऐसी तल के ऊपर समा नहीं रहा, कागज के तल में समा नहीं रहा है। कैसे रखो, हाई वाला रखोगे था ऊपर भागेगा नहीं। तो जो तीन होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर नहीं होते, कुछ स्थितियों में कोप्लेनर हो सकते हैं। तीन वेक्टर हमेशा कोप्लेनर नहीं होते, कुछ स्थितियों में कोप्लेनर हो सकते हैं, ठीक है ना। और टू वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। चलो कॉनकरेंट पे आते हैं। कॉनकरेंट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, तो मैं बताता हूं। ऐसे वेक्टर जो एक ही बिंदु पे, जिनका टेल एक ही बिंदु पर हो, ऐसे लो। नहीं समझ में आया, चिल्लाओ नहीं आया तो मैं क्या करूं, नहीं आया। ए बे सी तीन वेक्टर है ना यहाँ पे, मान लो। चलो मान लिया ये आपके घर की गाय है, गाय नहीं आपके घर की गाय नहीं लेंगे यार, तुम गुस्सा आ जाओगे मेरे गाय को यहाँ पे लेके आ रहा है। नहीं मान लो ये पेन है, मान लो रखा है, ठीक है ना।
अब पेन नीचे गिरा है तो अब एक काम करते हैं, 3 लोग देखे अचानक नीचे गिरा है पेन, 3 लोग अचानक देखे दोस्त हमारे, अब तीनों लोग झपट्टा मार के कूद पड़े। तो देखो जरा, मैंने इधर खींचा उसी पेन को, दूसरा वाला दोस्त हमारा इधर खींचा, तीसरा वाला दोस्त इधर खींचा, एक ही पेन पर यानी कि एक ही बिंदु पर 3 लोग काम कर रहे हैं, 3 वेक्टर काम कर रहा है। फोर्स एक वेक्टर है ना, तो एक के बिंदु पर जब कई लोग काम करने लगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर। एक के यही पेना है, कोई इधरियन खींच रहा है, कोई इधरियन खींच रहा है, कोई इधरियन, ये तीनों मिलके क्या हो गए, कॉनकरेंट हो गए। 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं यार। जीरो वेक्टर क्या होता है, आ जाओ, जीरो वेक्टर क्या होता है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है। जीरो वेक्टर हो क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है, 0 मीटर पर सेकेंड, अब बराबर 0 न्यूटन लो, या बराबर 0 न्यूटन मान लिया। देखो वेक्टर है भाई, वेक्टर तो है ही, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर तो है ही। इनको ऐसे लग, जीरो को ऐसे, जीरो वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, जीरो के ऊपर एरो, दिशा कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री है। इनका डायरेक्शन ना, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ भी है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। इनका डायरेक्शन ना बच्चों कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री है, जो बन रहा ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है, जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है। चलो ठीक है, ये लास्ट वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर, इसका यूज बहुत जगह करना है हमको। यूनिट वेक्टर क्या होता है यार, लो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, इसका मैग्नीट्यूड क्या बोला, 0 में मैग्नीट्यूड 0 होता है, यूनिट में क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, 1 यूनिट, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। इसका उपयोग कहां पे करते हैं, केवल डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए। कहां पे करते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 आए उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। इसका यूज किस में करते हैं, केवल डायरेक्शन को बताने में। जैसे मैं आपको बता दूं, आप अपने घर से, मान लो आपका घर कहाँ पे है, मान लेते हैं आपका घर गोरखपुर है, ठीक है ना, मान लो आपका घर गोरखपुर है, आप जा रहे हो बनारस, कहाँ जा रहे हो, बनारस, तो डायरेक्शन तो उधर से जाने का है यार, तो इसी में छोटा सा वेक्टर, यही इसी को बोल, दिशा बताता है, केवल दिशा बता रहा है, गोरखपुर से बनारस जा रहे हो, इसका परिमाण कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है ना। इसका परिमाण कितना है, केवल 1 यूनिट का है। अब 1 मीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकता है यूनिट में, तो केवल यही बस बताता है। ये केवल क्या बताता है, इसका यूज बताएंगे बहुत, तभी इसमें काम करना है। यहाँ पे आप यही जानो कि जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है, और एक केवल डायरेक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है। सबका बाप है, तो सबका बाप है, अगर ये ना रहे तो कोई काम होने वाला भी नहीं है। इनका रिप्रेजेंटेशन नोट कर लो, इसके ऊपर कैप लगाते हैं, एक कैप, अगर कोई वेक्टर उसके ऊपर कैप लगा है, अगर कोई मान लो क्वांटिटी उसके ऊपर कैप लगा है, कैप, तो उसे बोलते हैं क्या, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, स्पेशल है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारी बातें अगर समझ में आ गई हो तो इनको मिटाते हैं। सारी बातें आपने एक बार और कंठस्थ कर लेना, माइंड में सेट कर लेना, तो समझ में आ जाएगा, समझना क्या है। तो इसके आगे चलते थोड़ा और देखते हैं होता क्या है आगे का माजरा। इसको मिटाने का मौका दो, एक बार थैंक यू बोल लो, क्यों नहीं बोलेंगे, चलो काम करते हैं अपना। चलो बच्चों, उसको हमने मिटा दिया, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक हमारी है कि मान लो एक वेक्टर ऐसे रखा है, मान लो ऐसे कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में चल रहा है, मान लो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ये बता रहा है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का। इसको क्या हम कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं? अरे भाई, हमने जैसे कहा कि हमारे घर की अगर गाय यहाँ बंधी है तो इस गैया को हम मतलब कि रसवा छोड़ छाड़ के यहाँ भी ला सकते हैं। गाय तब भी गाय रहेगी, उतनी बड़ी तब भी रहेगी, तब भी उसका मुंह आगे रहेगा, पूंछ पीछे रहेगा, सब वही रहेगा नहीं। तो इस गाय की तरह क्या इस वेक्टर को कहीं और शिफ्ट कर दे, कोई फर्क वरक ना पड़े, कोई फर्क वरक ना पड़े यार। तो जानते हो कर सकते हैं, कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं, जानते हो कौन सा रूल कहते हैं? पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। हम पैरेलल मतलब कि वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पे और टेकअप कर सकते हैं, कहीं पे और ले सकते हैं। लेकिन अब जानते हो 5 मीटर पर 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, इसको पकड़ के ले आना है, ऐसे रहे बदले ना कुछ भी, ना तो डायरेक्शन चेंज हो ना तो इसका ये वैल्यू चेंज हो,
मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो ऐसे कर सकते हो, लो ऐसे उठा के ला दिया यहाँ पे, अभी 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट में बता रहा है, यानी कि पैरेलल, इनको पैरेलल ला के गिरा दिया ऐसे ही। ऐसे थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं पैरेलल। ओहो लो पैरेलल, यही होता है पैरेलल शिफ्टिंग। लो ये इनके पैरेलल नहीं है, पैरेलल ही तो है, देखो जरा, तो ये अभी वही है, यह अभी वही है। इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। जैसे मान लेते हैं, ओहो हो ऐसे मान लेते हैं, ये मान लो ऐसे है, तो इसको हम कहीं और ले सकते हैं। मान लो ये 6 मीटर का है, तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। ये समांतर होना, ये समांतर, अब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको ऐसे भी ले सकते हो। अब भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अब भी समांतर हैं, इनको यहाँ भी ले सकते हो, लेकिन ये समांतर होना चाहिए, इनके बीच की दूरी हर जगह समान होनी चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं अभी 6 मीटर का ही है। बड़ा बन के दिख रहा होगा, लेकिन हमारा बताने का लहजा समझ रहे हो ना, कि हम किसी भी वेक्टर के बराबर, उस मैग्नीट्यूड के बराबर दिशा में सेम वेक्टर बना सकते हैं, कहीं और बना सकते हैं। एक आगरा बनेगा, मुंबई बनेगा, क्या करोगे? बस समांतर करना जानो, तब आगरा मुंबई चिल्लाना, उतना दूर दूर भाग रहे हो। कॉपी पे पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, आगरा मुंबई भाग रहे हैं। सर आप ही लेके जा रहे हो, आप ही पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो, हमको फंसा रहे हो। अच्छा नहीं फंसाएंगे, चलो। तो पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर आपको आ गया ना, कि उसको हम पैरेलल रिमूव कर सकते हैं कहीं पे। पैरेलल है, कट करो कहीं और जाके पेस्ट कर दो, और क्या, कॉपी कर लो, आपकी मर्जी। कॉपी हो सकता है, कॉपी हो सकता है, नकल कर सकते हो। मान लो ऐसे है 8 मीटर का, बढ़िया से यह भी हो गया, उसी पैरेलल होना चाहिए। रिमूव, यह भी वही क्वांटिटी डायरेक्शन है, यह भी वही क्वांटिटी डायरेक्शन है, देख सकते हो। जब तिरिया उधर तिरिया होना चाहिए, नहीं कि समांतर कर दो, तिरिया आगे पीछे कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। चलो आ जाओ, अब हम आपको पैरेलल शिफ्टिंग से क्या ना, वो सिखाया मैंने, इसलिए इसको मिटा देते हैं। इस सिखाया मैंने इसलिए आपको बताना था एंगल बिटवीन टू वेक्टर, आपको हमको ही बताना था, इसीलिए हमने उसको बताया। अच्छा मैंने 2 वेक्टर खींच दिए, ऐसे मान लियो ऐसे खींच दिए। इनके बीच का एंगल मैंने पूछा कितना होगा, इनके बीच मैंने बोला एंगल 120 अंश है। लो उल्टा नहीं, एंटी नहीं, एंटी माइनस हो जाएगा। ऐसे चलोगे, अगर क्लॉकवाइज चलते हो, क्लॉकवाइज सुन लो, कभी भी अगर एंगल मेजर कर रहे हो, क्लॉकवाइज कर रहे हो, तो नेगेटिव एंगल देगा। इधर से ऐसे माप रहे हो तब, मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में चल रहे हो, तो नेगेटिव एंगल पाओगे। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, अब कई लोग कहेंगे कि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो हमको आता है। ये हो गया, यानी कि ऐसे अगर मूव कर रहे हो, ऐसे खींच लिया, ठीक है ना। मैंने पूछा इनके बीच का एंगल कितना है, ठीक है ना, ये बताओ एंगल कितना है। मैंने 60 दे रखा, 60। तो किसी भी, समझना हमारी बात को, समझ रहे हो ना हमारी बात को, किसी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए, किसी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए ये सब नियम काम नहीं करता, ये गलत है, ये सब नहीं काम कराएंगे ना। ऐसे कोई कहता है कि सिस्टम ही नहीं सही है, नॉट, ये सब गलत है, ऐसे नहीं करता। मेथड लिखो, मेथड पढ़, मेथड क्या होता है। किसी भी, यहाँ पे लिखो, किसी भी 2 वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम यही है कि उस, मतलब कि वेक्टर के 2 वेक्टर है ना, दोनों के टेल से टेल या हेड से हेड को मिलाओ, तब बताओ कोण कितना होगा। ये सब देखो, अब इनका हेड है, इनका टेल है, तो इनके बीच एंगल निकालना हमारे लिए बेवकूफ़ी कही जाएगी, क्योंकि हमारी पढ़ाई यही कहती है, अगर 2 वेक्टर आपके पास है, मैं बताता हूँ अभी आपको, अगर 2 वेक्टर आपके पास है, उनके बीच एंगल निकालना है, तो सबसे पहला काम, अगर टेल से टेल मिला है, देखो ऐसे, ये मान लो वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, ठीक है ना, इनके बीच का एंगल कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 50, तो ये सही है, गुड है, गुड। टेल से टेल मिला है, देखो टेल से टेल मिला गया है,
काम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपको, सर नो एनी प्रॉब्लम, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो गुड है। लेकिन मान लो ऐसे कोई वेक्टर दे दिया और लो, अब बताओ, ये मान लो वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल 120 अंश है, और हमने कहा कि आप बताओ कि मतलब आप बताओ फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या करोगे? अब कहोगे सर इसका हेड इसके टेल से मिला हुआ है, यानी कि तो गलत हो रहा है, इसको बनाना पड़ेगा। पैरेलल शिफ्टिंग आती है आपको? पैरेलल शिफ्टिंग करने आती है ना, तो इनको उठा के पैरेलल यहां पे ला सकते हो। क्यों ला सकते हो ना? पैरेलल उठा के इनको यहां पे ला दो भाई, ठीक है ना? यहां तक आप एग्री कर रहे हो ना? कोई बात नहीं। अब इसको डाटा बना सकते हो पीछे, कोई बात नहीं। अगर 120 है तो अभी कितना होगा? 120 होगा। अब देखो टेल से टेल मिल गया, अब 180 पूरा था, 120 यहाँ हो गया, कितना बचा? 60 अंश। यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है? 60 अंश का है। तो आपने समझा कि अगर हमको एंगल को फाइंड आउट करना है तो दैट टाइम क्या करते हैं? पैरेलल शिफ्टिंग करते हैं। अगर हेड से हेड मिला हुआ है, टेल से टेल मिला हुआ है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमको है। लेकिन अगर नहीं मिला हुआ है तो पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, उठा के लाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तब बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ऐसे भी कर सकते थे इनको। अब देखो पैरेलल शिफ्टिंग यानी कि ए वाले को यहां भी खींच सकते थे ऐसे, अभी तो पैरेलल शिफ्टिंग है, दोनों पैरेलल ही तो हैं दोनों। ये देखो ये दोनों पैरेलल है यार, दोनों पैरेलल, इसे पैरेलल कहते हैं, इसे भी पैरेलल कहते हैं, ठीक है ना? इसे पैरेलल शिफ्टिंग कहते हैं। पैरेलल देखो ये भी इसके पैरेलल माना जाता है इसके, ठीक है ना? क्योंकि इनके बीच जो एंगल है 0 डिग्री के साथ है, 0 डिग्री के साथ भाग रहा है। लो ये दोनों पैरेलल माने जाते हैं, इनको उठा के यहाँ भी ला सकते हो। अब बताओ, अब टेल से टेल मिल गया, 120 हो गया, कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये बातें आप ध्यान देना कि ये भी पैरेलल में आता है, ठीक है ना? आपने क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं क्या करूं फिर, अब कितना बताऊंगा। लो अभी इसको मिटा के आगे चलते, थोड़ा सा बताते हैं आपको। जैसे ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है? लो मान लो ऐसे कोई लोग मिले हुए हैं, लो ऐसे मिला दिया, इनके बीच एंगल कितना है? 60 अंश मान लो, गुड है। हेड साइड मिला हुआ है, गुड है, हेड साइड मिला हुआ है। लो ऐसे भी हो सकता है। हाँ मैंने बोला 120 अंश है, ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है। अब इनके बीच एंगल बताओ। तो आप जान सकते हो कि ये गलत ड्रा किया गया है, नहीं ये भरमा के हमको फंसाया गया है, फंसा दिया हमको इन्होंने, कैसे बताऊं फिर। अब जानते हो क्या करेंगे? अब देखो जरा, इनको उठा के आगे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। अब लो टेल से टेल मिल गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ा, उठा आगे कर दिया, सब वही रहेगा। बी वाला यहाँ आ गया, 120 था, कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। अब बताओ एक बात बताता हूँ, लो इनको मान लो टेल से टेल नहीं मिलाएंगे, हेड से हेड मिलाना चाहते हैं सर, लो मिला दिया ऐसे। ए मान लो ए वेक्टर ए वाला है ना, इनको पीछे भी तो कर सकते हो इस लाइन में। लो 120 है, पूरी लाइन 180 है, कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। आगे बात समझ में ना? तो एंगल को बताने के लिए आपको टेल से टेल को मिलाना पड़ेगा या हेड से हेड को मिलाना पड़ेगा, तभी एंगल फाइंड आउट हो सकता है। मान लो ऐसे मैंने बोल दिया, ए देखो ए मान लियो वेक्टर ए है, ए मान लो वेक्टर बी है, ठीक है? और हमने बोला आपको ए वेक्टर सी है, ठीक है ना? ए वेक्टर सी है। मैंने बोला वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का कोण बताओ, वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का कोण बताओ। तो वेक्टर ए को शिफ्ट करना पड़ेगा, इन्हीं के ऊपर ऐसे बैठेंगे आकर के, तो 0 डिग्री रहेगा यार, 0 डिग्री नहीं, तो ऐसे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ ऐसे देख लो, कुछ बच्चों का ये भरम देख लो, भरम ऐसे होता है ना। हाँ ए 60 अंश है, तो ए वाला कितना होगा? पूरा 300 होगा, ठीक है ना? तो एंगल को बताने के लिए हमेशा ये मान लो वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है,
छोटे एंगल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगर क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉक चले हो तो पॉजिटिव, अगर ऐसी चल रहा हो ऐसी तो मतलब क्या, ये तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा यार। अगर क्लॉकवाइज चल रहे हो, क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा ना। अगर ऐसे चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंगल, अगर ऐसे चल रहे हो क्लॉकवाइज तो नेगेटिव एंगल देता है, ठीक है। हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको बस यही जानना है यहाँ पे कि इनके बीच का जो एंगल निकालने के लिए हम छोटे वाले का इस्तेमाल करते हैं, बड़े वाले का नहीं। बड़े वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटे वाले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना। एंगल भी निकाल सकते हो। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले टेल से टेल को मिलाना पड़ेगा, हेड से हेड को, या तो हेड से हेड को मिलाना पड़ेगा, और जो उनके बीच का छोटा सा एंगल होगा ना, अब एंटी क्लॉक नापे हो तो पॉजिटिव आएगा, क्लॉक नापे हो तो नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो किसी का शौक हो ऐसे नापने का, हे पड़े नापने का शौक हो तो नेगेटिव एंगल आएगा, ठीक है ना। चाँदा ऐसे रखो, चाँदा यहाँ पे रखना पड़ेगा उल्टा पुल्टा। अगर चाँदा ऐसे रखे हो प्रोटेक्टर को, ऐसे चल रहे हो, हे पड़े देख के गिनतियाँ गिन रहे हो तो पॉजिटिव एंगल। अभी गिनतियाँ प्लस वाला जानो, नहीं तो अभी कहोगे सर पगलवा रहे हो। चलो होमवर्क ले लो पहले। ए मैंने बताया, फाइंड आउट एंगल ही बताना है। 60 अंश। कभी एंगल जानो तुम प्लस माइनस को भूल जाओ यार। इधर आओ। मान लिया ए है, मान लिया ए है, ए मैंने दे दिया आपको 30 अंश, ठीक है ना। मान लिया ए है, मान लिया ए है, ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, ए वेक्टर बी है, ए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर ए है। चार निकाल के बताना, बाकी हम देख लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में एडिशन ऑफ वेक्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, खुश रहो, और समझ में आया तो कमेंट बॉक्स यूज़ करो, लाइक का बटन यूज़ करो, फलाना जो भी करना हो करो। ऑल द बेस्ट।